मोदी जी ने जो कहा उसका उल्टा किया और कैश बढ़ाते चले गए, और कैश बढ़ाते बढ़ाते ऐसा हो गया कि अब हम 43 लाख करोड़ के कैश में हैं। ओ 13 लाख करोड़ से हम 43 लाख करोड़ पे आ गए। हमारी जो सारी जो ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, उसने हमें मार डाला। उसका एक सबसे बड़ा खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? इसलिए भुगतते कि हम एजुकेशन पे खर्चा नहीं करते हैं, हम रिसर्च पे खर्चा नहीं करते हैं। सरकार कहती है कि मैं तो फर्टिलाइजर पुराने दामों पर दे रही हूँ। तो जब मेरे सामने ये रूरल न्यूज से सारा खबर आती है तो मैं चौंक जाता हूँ। मैं कि ये तो 33% का इंक्रीज कर दिया इन्होंने, तो किसान तो मर गया इस चक्कर में। पिछले 12 साल में 3 बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने भारत की प्रगति पर इमरजेंसी ब्रेक लगाए हैं। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो अपने देश की कंजम्पशन को किल कर दे? क्योंकि कंजम्पशन ही तो किसी देश की असली दौलत होती है। कंज्यूम होगा तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो आपका पर कैपिटा इनकम और बाकी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मोदी जी ने तीसरा इमरजेंसी ब्रेक मारा यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार को 12 बरस हो गए हैं। यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 मई को उनको पूरे 12 साल ये जो इस पद पर हो चुके हैं। और नरेंद्र मोदी बार बार कहा करते थे, एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच का सीना। वो बहुत वक्त से बोलना उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन अब आजकल जो उनका नया शगल है उसमें एक तो वो बार बार कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सच्चाई क्या है? आप देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। राष्ट्रीय मोर्चा हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच, देश कहां खड़ा हुआ है। और देश जो अभी इस वक्त जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, हाहाकारी महंगाई है, बाकी हर मोर्चे पर मार है। आप देख लीजिए कि विद्यार्थी किस तरह से परेशान है। नीट की जो एग्जाम थे उसमें आपने देखा कि री एग्जाम हो रहे हैं, वो पर्चा लीक हुआ। आप सीबीएसई में देख रहे हैं कि वो किस तरह का घपला घोटाला सा, और बाकी बाकी कोई मोर्चा ऐसा नहीं है, ये सारा है। लेकिन मैं आज बहुत फोकस करूंगा महंगाई पर। महंगाई की जो मार है वो किस तरीके से देश को, कहते हैं ना, वो जो एक महंगाई डायन खाए जात है, वो तो उससे भी आगे बढ़ चुका। और अब ये थमने की स्थिति नहीं है। दावा हो रहा है बार बार कि हमने देखा था जब 5 राज्यों के जो विधानसभाओं के चुनाव चल रहे थे, 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, तो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, पर्याप्त मात्रा में डीजल है, दाम जो आम जन के पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़ने वाले हैं। लेकिन उसी दरमियान रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए थे चुनाव के चलते, कमर्शियल गैस के बढ़ाए गए थे। और अब बेकाबू हो गया है सब कुछ। और गोदी मीडिया नहीं दिखाता है आपको कुछ, वो सिर्फ एक सरकार के पक्ष में माहौल बनाना उसका काम बचा हुआ है। इससे इतर कुछ नहीं जो सच्चाई दिखाना चाहिए, जो मैन स्ट्रीम कह लीजिए, गोदी मोदी मीडिया। लेकिन हालात कितने बदतर हैं। मैं आपको जो चीजें आज बताने जा रहा हूं, शायद नहीं कहीं आपने सुना होगा। देश में 20,000 ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। सप्लाई और डिमांड की जो चेन है वो टूट गई है। और इसके बाद जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं वो बतला रहे हैं कि 15 दिन, महीने भर रुक जाइए, फिर आपके पास जेब में पैसे भी हैं, वस्तुएं नहीं मिलने वाली, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो जो पूरी स्थिति है इस मोर्चे पर, इस मसले पर है। चलेंगे बेहद खास मेहमान कैसे, उनको जोड़ूंगा। सबसे पहले जुड़ गए हमसे दिनेश के बोहरा साहब हैं, आप पहचान गए होंगे। दिनेश जी आर्थिक और विदेश मामलों के जानकार, और हमारे चैनल पर निरंतर आते हैं। आपका अपना एक प्लेटफॉर्म है और उसको आप बहुत पसंद करते हैं, न्यूज टाइम को। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और शुरुआत यहीं से कि देश में जो 1 करोड़ के आसपास ये ढुलाई वाहन है, उसमें 20 लाख जो वाहन है उनके पहिए थमे हुए हैं। और सप्लाई डिमांड की चेंज जो है वो बिल्कुल प्रभावित हो रही है। हम देख रहे हैं, हमने भोपाल में देखा, मध्य प्रदेश में सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत जगहों पर हो गया है कि ये चीज हमारे पास नहीं है, वो चीज नहीं। और ये भी हम देख रहे हैं, हम परसों बात कर रहे थे, जो बड़े आर्थिक मामले जो ज्ञाता हैं, जेएनयू के जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अरुण कुमार साहब, कह रहे थे कि उनके बेटे ने 3 घंटे लाइन में लगे गोवा में और उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाया। हमारे प्लेटफॉर्म पे कहा था। ये क्या हालात है और किस तरफ जा रहा है देश? क्या शुरुआत यहीं? जी नमस्कार दर्शक मित्रों को, और संजीव भाई आपको भी शुक्रिया आपका। चीजें इस समय थोड़े से बड़े एक खतरनाक मोड़ पर आ गई हैं। दरअसल क्या होता है ना कि एक इकोनॉमिक डिसास्टर साइकिल होती है, हम उस साइकिल में फंस चुके हैं। ये अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे कि 20% ट्रक भारत के नॉन ऑपरेशनलाइज हो गए। हड़ताल नहीं है लेकिन सड़क पर नहीं है।
या फिर एयर इंडिया ने 1 जून से 250 डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर डे कट की हैं, इंडिगो ने अलग से 200-250 कट की है, तो करीब 400 से 500 फ्लाइट आपकी 1 जून से डोमेस्टिक फ्लाइट कट हो जाएंगी। हमें आते हुए तूफान का अंदाजा नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम एक एक करके सेक्टर्स को कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं। हम इस कोलैप्स को या उसके कंपन को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ अपनी रोबस्टपन में दुनिया को दिखाने की कोशिश में है कि सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो पुराना गाना याद आ गया, हालचाल ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया है, लगता है वो भी एमए किया है, तो आपकी दुआ से ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक है। हम एक डिजास्टर साइकिल में फंसे हैं। ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? सिंपल सी साइकिल है साहब, ये एनर्जी की महंगाई से स्टार्ट होती है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, इन सब के रेट बढ़ गए। ये सबके रेट बढ़े तो इसका मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो एफएमसीजी के गुड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, आटा, तेल, चावल, दूध, दही, जो भी आपका रहेगा हर चीज बढ़ जाती है। अब ये बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन अप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि 8.3 पे डब्ल्यूपीआई आया हुआ है, तो सरकार कहती है कि शायद जून महीने में रेट ना बढ़ाए जाए, लेकिन अगस्त में रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जो 2 महीने के बाद मीटिंग होती है। तो पहला स्टेज था आपका एनर्जी प्राइसेस का अप होने का, यहां से साइकिल स्टार्ट होती है, यहां से कन्वर्ट होता है वो महंगाई के अंदर, चीजें महंगी हो जाती है लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से। वो महंगी होती है तो आरबीआई कहता है कि मुझे ब्याज रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो अगली साइकिल में ब्याज रेट बढ़ेंगे, उसके ब्याज रेट बढ़ेंगे तो कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा। कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा तो कंपनियां बोलेंगी एक काम करते हैं, थोड़ी नौकरियां निकाल देते हैं। और आजकल नौकरियां निकालने के लिए सबसे बढ़िया बहाना है कि भाई हम एआई इंडक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जॉनसन हुआंग ने भी कहा है कि दुनिया में बहाना बना है। तो घटता मुनाफे का मतलब है कि नौकरियां गई तो लोग बाहर आते हैं, तो कहते हैं हम ईएमआई कैसे चुकाएंगे। अब ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो उसका सीधा असर एक चीज पे होता है जिसे कहते हैं कंजम्पशन, डिमांड, यानी कि आपकी और मेरी डिमांड। सरकार ने पहले ही कह दिया कि आप घूमने फिरने मत जाओ, आप सोना मत खरीदो, आप चांदी मत खरीदो, आप ट्रैवल मत करो, आप घर में रहो। अब सारे घर में रहेंगे तो ओला, उबर और ऑटो वाले कैसे चलेंगे? सोचने वाली बात है ना। खैर, ये छोटी सी बात है, लेकिन आप कंजम्पशन को मार रहे हो, डिमांड को किल कर रहे हो। मोदी जी की एक हैबिट है, बहुत कम लोगों ने नोट की होगी। पिछले 12 साल में 3 बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने भारत की प्रगति पर इमरजेंसी ब्रेक लगाए हैं। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, सब बड़े सोच समझ के। कभी कभी प्रगति चल रही होती है लेकिन आप ना इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो, 120 पे चलती चलती गाड़ी एकदम से 10 पे आ जाती है साहब। 2016 लोग भूले नहीं होंगे, नोटबंदी का दिन, अच्छी खासी 8 दिसंबर हम अपना उड़ान भर रहे थे। और कई बार क्या होता है ना कि प्लेन पूरी स्पीड पे होता है और जब टेक ऑफ स्टेज पे होता है ना तो आप उसको इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हो। उसमें कई लोग घायल होते हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, कई बार हवाई जहाज वहीं पे जल के खाक भी हो जाता है। वो मोदी जी ने पहला इमरजेंसी ब्रेक लगाया था भारत की भागती हुई प्रगति के ऊपर। मैं जीएसटी को काउंट नहीं करता, वो छोटा सा ब्रेक था वो। उसके बाद दूसरा ब्रेक इन्होंने लॉकडाउन में लगाया, कोरोना में। जो चल रहा था चलने देते ना, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन लगा दिया साहब इन्होंने। और लॉकडाउन लगा के हमारी प्रगति माइनस में चली गई, 5-6% का, आपको पता है जीडीपी ग्रोथ माइनस में गया था। वो दूसरा इमरजेंसी ब्रेक था। पिछले 3 साल से 7-7.5% की हमारी ग्रोथ चल रही थी, बड़ा अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अभी भी प्रॉब्लम इतनी नहीं थी अगर चलता रहता तो, लेकिन फट से मोदी जी ने एक इमरजेंसी ब्रेक लगा दी कि कंजम्पशन डाउन करो। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो अपने देश की कंजम्पशन को किल कर दे? क्योंकि कंजम्पशन ही तो किसी देश की असली दौलत होती है। कंज्यूम होगा तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो आपका पर कैपिटा इनकम और बाकी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मोदी जी ने तीसरा इमरजेंसी ब्रेक मारा यहां पर कि देखो, पता नहीं, एक दिन शाम तक बैठे बैठे सब कुछ ठीक था, फिर एक दिन आते कहते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं, रात को नींद आती है नहीं आती पता नहीं, उठ के बोले देखो जी, घूमना फिरना बंद कर दो, सोना खरीदना बंद कर दो, चांदी खरीदना बंद कर दो, घर बैठ के काम करो। स्कूलों से कहूंगा कि भाई बच्चों को घर पे रखो, उनको स्कूल मत भेजो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो,
भाई ये क्या मतलब है, रेस्टोरेंट में नहीं जाओ, होटल नहीं जाओ, ट्रैवल में नहीं जाओ, विदेश यात्रा मत करो जी, यानी कि एयरलाइंस बिजनेस गया काम से। और मोदी जी की बात का असर हो गया साहब, सोना चांदी बिकना कम हो गया, लेकिन स्मगलर्स की चांदी हो गई साहब। उनके तो हाथ में क्या कहते हैं कि एक प्लेटर आ गया साहब। ये ऐसा गिफ्ट कहाँ मिलता है किसी को जो स्मगलर्स को मिला है। अंडरवर्ल्ड एक्टिव हो गया, अंडरवर्ल्ड एक्टिव हुआ तो हवाला करेंसी एक्टिव हो गया, हवाला करेंसी एक्टिव हुआ तो साथ में ड्रग एक्टिव हो गया। बहुत बढ़िया बात है साहब। इनके एक्टिव होते होते अब साहब ये इमरजेंसी ब्रेक तो मार दिए, अब कंजम्पशन डाउन हो गई, लोगों ने विदेश यात्राओं पे जाना मना कर दिया तो एयरलाइंस डाउन हो गई। पहली बार मैंने इतिहास में देखा कि एयर इंडिया अपनी फ्लाइट्स जो पिछले हफ्ते तक 100 फ्लाइट पर डे कट की थी, वो 1 जून से 250 फ्लाइट पर डे डोमेस्टिक कट कर रहा है। सब 250 फ्लाइट पर डे कोई तभी कट करेगा ना जब एविएशन सेक्टर कोलैप्स कर रहा है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंडिगो करेगा। इंडिगो ने कल रात को कहा कि 7% फ्लाइटें कट कर रहा हूं, आज सुबह कह दिया 15% कट कर रहा हूं, और एयर इंडिया ने 22% कट की। इंडिगो का 15% एयर इंडिया के 22% से ज्यादा है, क्योंकि उसका फ्लीट भी आधे से कम है। इंडिगो का फ्लीट सबसे बड़ा है। अब सोचिए, दिन में 500 फ्लाइट अगर कम हो जाती है इंडिया में तो एविएशन नीचे आ गया ना सारा। आपने ट्रैवल रोक दिया तो रेलवे का बुरा हाल है। अब साहब लोग सड़क पे नहीं निकलेंगे तो एक किस्म से कहा जाए तो बेचारे ऑटो वाले, टैक्सी वाले, ओला वाले, उबर वाले, उनको चोट लग गई। और जब कहा कि बाहर मत निकलो तो 1.5 करोड़ लोग हमारे ढाबों में, सड़क के वेंडर्स हैं, वो बेचारे काम करते हैं, उनको चोट पहले ही मार दी थी एलपीजी का दाम बढ़ाकर। देखिए साहब, जो मोदी जी ने इमरजेंसी ब्रेक मारा और अब 3F लेके आ गए। एक्चुअली होता तो फूड फ्यूल फर्टिलाइजर है, इन्होंने फॉरेक्स जोड़ दिया उसमें कि फॉरेक्स फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में से फूड निकलता है। अब श्रीलंका की याद आ गई मुझे कुछ साल पहले की। श्रीलंका ने कहा कि फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे साहब, और श्रीलंका उस चक्कर में बर्बाद हो गया साहब। आज तक वहां से निकलकर बाहर नहीं आया, मैं आपको बताऊं। हालांकि वो दूसरे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। मैंने ये भी पढ़ा कि डीएपी का फर्टिलाइजर मध्य प्रदेश के अंदर आज उसका रेट जो पिछले साल 1750 रुपए था, अचानक से 2400 रुपए हो गया। सरकार कहती है कि मैं तो फर्टिलाइजर पुराने दामों पर दे रही हूं। तो जब मेरे सामने ये रूरल न्यूज से सारा खबर आती है तो मैं चौंक जाता हूं। मैं कि ये तो 33% का इंक्रीज कर दिया इन्होंने, तो किसान तो मर गया इस चक्कर में। अब सब फर्टिलाइजर अगर आपने कट कर ही दिया है तो फूड प्रोडक्शन भी कट होगा आपका, और फूड प्रोडक्शन कट होगा तो इसका मतलब उसका खामियाजा आप और मैं ही भुगतेंगे ना। फ्यूल ऑलरेडी आपने अप कर दिया था। फॉरेक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट चक्कर था। मैं 6 महीने से अपने एपिसोड्स में बात कर रहा हूं कि इंडिया बड़ा क्राइसिस में आ चुका है फॉरेक्स का, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। मेरी कई विशेषज्ञों से बात होती रहती है, कुछ अंदर के कुछ बाहर के। मैंने कहा यू आर इन द डीप क्राइसिस इन फॉरेक्स। कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको लगता है वो। मैंने कहा देखो जी, जो अगर मुझे लग रहा है तो मैं उसको व्यू कर रहा हूं, आपके सामने बता रहा हूं, और आप है कि मानने को तैयार नहीं है। आपका हाल तो कबूतर जैसा हो गया कि सामने बिल्ली बैठी और आपने आंखें बंद कर ली और आपने सोचा कबूतर बिल्ली चली गई, पता लग रहा है उसके बाद बिल्ली आपको हजम कर गई उसके बाद में। यही हाल हमारा हो रहा है। 688 बिलियन डॉलर हमारे पास है। हमारे पास उसमें से एक चीज टर्म यूज की जाती है, वर्केबल रिजर्व। ये बहुत कम लोगों को पता है। वर्केबल रिजर्व सिर्फ 545 बिलियन है, 688 नहीं है सब। बाकी गोल्ड है, एसडीआर है जिसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, आईएमएफ का शेयर है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास 545 बिलियन डॉलर का है। अब 545 बिलियन डॉलर तो 6 महीने के इंपोर्ट के लिए भी काफी नहीं है साहब। आप 800 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट कर रहे हो। 800 बिलियन डॉलर, इसका मतलब ऑलमोस्ट ये करीब करीब 70 बिलियन डॉलर का माल आप इंपोर्ट कर रहे हो, और आपका एक्सपोर्ट 35-40 हो रहा है। तो 30 बिलियन डॉलर का आपका गैप है, तो भरोगे कहां से? फिर आप सोचते हो चलो ठीक है, थोड़ा सा सर्विसेज से आ जाता है। सर्विसेज में हमारा 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, लेकिन उसका भी इंपोर्ट 200-250 बिलियन डॉलर का है। तो वहां से हमको 200 बिलियन डॉलर का कुशन मिलता है, लेकिन यहाँ का गैप 400 बिलियन डॉलर का है। 135 बिलियन डॉलर का आपका रेमिटेंस आता है, अब वो भी खतरे में है। तो अब आप क्या करोगे? तो कैड, जिसे कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, या कई बार हम ये भी कहते हैं कि हमें डॉलर कितना चाहिए था
और हमारे पास डॉलर है कितना या हमने खर्च कितना किया, तो हमारे पास अब कमी हो गई। ये कमी होते ही अचानक से फॉरेक्स की डिमांड आनी शुरू हो गई चारों तरफ से साहब। अब उसके बाद एनआरआई बॉन्ड की बात हो रही है कि एक $50 बिलियन के एनआरआई बॉन्ड इशू कर दिए जाए। ये तो बहुत लंबे समय के बाद सरकार सोच रही है कि एनआरआई बॉन्ड इशू किए जाए। अब एनआरआई बॉन्ड की एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये होती है कि डॉलर में इशू किए जाते हैं। जब एनआरआई बॉन्ड डॉलर में आते हैं तो उसके ऊपर ब्याज भी डॉलर में दिया जाता है। अच्छा, उस ब्याज के ऊपर आप टैक्स भी नहीं लगा सकते हो, और जब वो आपका मैच्योर हो जाता है तो उसे डॉलर भी वापस करना पड़ता है। यानी कि सपोज करो उसने ₹95 दे के आपका $1 खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया, और वो 5 साल के लिए होता है, 5-6 साल के लिए होता है, कई नॉर्मली 5 साल के लिए आता है डॉलर बॉन्ड्स जो आते हैं। 5 साल बाद रुपए का रेट हो गया ₹125। अब सब सरकार को ₹95 की जगह से ₹125 देने पड़ रहे हैं उसके ऊपर सर, डॉलर में ब्याज अलग से, और ऊपर से डॉलर में रिटर्न करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि दोनों तरफ से मार पड़ जाती है ना। हमारे यहाँ क्या हो रहा है आज की डेट में कि फॉरेक्स के चक्कर में चीजें फंस गई। आपने सोना इंपोर्ट रोक दिया, यानी कि कहा नहीं इंपोर्ट रोका, लेकिन सोने के लिए पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे आप। जब सोने के लिए पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे तो मेरे अनुमान के मुताबिक, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इंडिया में 65 करोड़ कारीगर हैं जो ज्वेलरी की दुकानों पे काम करते हैं। हुनरमंद कारीगर हैं ये। इनकी तनख्वाह 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 है। ये खाली बैठ जाएंगे। 10 लाख कारीगर वहां पर काम करते हैं जिसे SEZ कहते हैं, जहां पर ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट $15 बिलियन का साहब, $15 बिलियन, करीब 1.5 लाख करोड़ का। वो 10 लाख काम करते हैं, तो उनको सोना नहीं मिल रहा है। उनकी डेली जो कंजप्शन है, जो SEZ की है, जो एक्सपोर्ट के लिए है, 465 किलो पर डे की है सर। सरकार कहती है कि आप 100 किलो मंगा सकते हो, जब उसमें 50 किलो आप कंज्यूम कर लोगे तो मुझे आ जाओ, मेरे पास लेटर दो, एक लाइसेंस दो, एफिडेविट दो, तब मैं अगले 50 के लिए आपको अगली परमिशन दूंगा इंपोर्ट की। ये तो ऐसे ही हो गया कि मैं खाना खाने बैठा हूं और मुझे 4 चपाती खानी है टोटल मिला के, और वो सामने आती सरकार कहती है एक काम करो, ये आधी चपाती ले लो, और उसमें से जब चौथाई चपाती खा लोगे तो मुझे इन्फॉर्म करना है कि तुमने खा लिया, तो मैं तुमको चौथाई और ला के दे दूंगा। ये मजाक के अलावा तो कुछ नहीं है। आपने क्या किया? आपने डिमांड किल कर दी। आपने 1.5 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया। आपने एयरलाइंस के लोगों को बेघर कर दिया। आपने रेस्टोरेंट के लोगों को बेघर कर दिया। आपने कम से कम नहीं तो 8 से 10 करोड़ कामगारों को उनके काम से हटवा दिया। आप सोचिए, ऐसे में जब आप डिमांड किल कर दोगे तो आप सरवाइव कैसे करोगे? आज से 3-4 महीने पहले की बात है, खाने की तेल की कीमत, सपोज करो एक पर्टिकुलर ब्रांड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो मैं लेके आता था, वो 170 रुपए लीटर मुझे मिल जाता था। अब मैंने जब कल उसको खरीदा था वो 210 रुपए लीटर है साहब। 40 रुपए बढ़ गए। और एक सरसों का तेल भी जो पहले 170-175 में मिलता था लीटर का, वो भी कल मैंने जाके देखा, बड़े बाबा जी के ब्रांड का जो तेल था वो 215 रुपए लीटर है सर, सरसों का तेल। आप मुझे बताइए, अगर आपका इतना 20 से 25% का इंक्रीज सिर्फ एडिबल ऑयल में हो गया, और मोदी जी वहां भी तो बोले कि एडिबल ऑयल थोड़े कम यूज करो। ये सरकार के 2 सबसे बड़े फेलियर हैं। नंबर 1 ऑपरेशन तिलहन और ऑपरेशन दलहन, क्योंकि हमारी 30-40% दालें और करीब 70% तेल बाहर से आयात होता है। हमने आत्मनिर्भर भारत नहीं बनाया, हमने आत्मनिर्भर चीन बनाया। अब आयातित अगर आपकी सारी इंडस्ट्री होगी तो आप उसको रोक नहीं सकते। बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि हमारा चीन से जो आयात है 151 बिलियन डॉलर का है, ना कि 131 बिलियन डॉलर जैसे कि लोग समझते हैं। उसका एक टेक्निकल रीजन है। वो टेक्निकल रीजन ये है कि पिछले कई दशकों से ना हम हांगकांग के फिगर अलग करके बताते हैं। हम हांगकांग के फिगर को इंक्लूड नहीं करते। हांगकांग चाइना का पार्ट है, तो हमको कंबाइन करना चाहिए था। वो 131 वहां से इंपोर्ट है, 20 बिलियन डॉलर हांगकांग से इंपोर्ट है, तो चाइना से 151 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट कितना है हमारा? मुश्किल से 25-27। तो हमारा गैप कितना हो गया साहब उसके अंदर? $125 बिलियन का हमारा गैप हो जाता है उसके अंदर, जो बहुत बड़ा गैप है, मैं आपको बताऊं। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारी दवाइयां,
हमारे केमिकल्स, हमारे डाइस, हमारे सेमीकंडक्टर्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, चाहे वो मोबाइल के हों या किसी और चीज के हों, या फिर इसके अलावा इंजीनियरिंग मशीनें, स्टील। एक आपको उदाहरण देता हूं मैं कि अभी कल ही एक परसों की न्यूज थी, मैंने उसके एपिसोड भी बनाया था कि भारत सरकार ने 1 लाख मालगाड़ी के डिब्बों का ऑर्डर दिया। मालगाड़ी का डिब्बा क्या होता है? एक खोखा होता है, सिर्फ ऊपर से खोखा ही बोलोगे ना, और क्या करोगे? क्योंकि उसके नीचे वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खोखा किसके ऊपर टिका हुआ है? 4 पहियों पे और एक्सल के ऊपर। यही चीज है ना, और तो कुछ भी नहीं उसके अंदर। ये 4 पहिए और एक्सल हम नहीं बनाते सर। कहने को भारत में टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, बोकारो है, भिलाई है, हम नहीं बनाते सर। 90% पहिए और एक्सल चाइना से आते हैं सर, हर साल। और एक एक साल में 40-40, 50-50 हजार पहिए और एक्सल चाइना से आते हैं। आपकी जो वंदे भारत चलती है ना, शताब्दी चलती है, राजधानी एक्सप्रेस, ये चाइना के पहियों पे चलती है सर, चाइना के पहियों पे। हमारी सारी भारतीय रेल जो चाइना के पहियों पे चल रही है सर। हम पहिए नहीं बना सकते? हमारी हालत देखिए सर। इतने इतने बड़े हमने स्टील मिलें बना ली, हिंदुस्तान में कारखाने बना लिए, हम पहिए नहीं बना सकते, हम एक्सल नहीं बना सकते? इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है भाई? हम कोई फैब्रिकेशन मशीन थोड़ी बना रहे हैं, हम कोई सेमीकंडक्टर की मशीन थोड़ी बना रहे हैं। लेकिन हम वो भी नहीं बना पाते, तो ओवर डिपेंडेंस हमारी, आप सोचिए। हमारी मेट्रो के डब्बे वो चाइना से बन के आते हैं। तो हमारी जो सारी जो ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, उसने हमें मार डाला। उसका एक सबसे बड़ा खामियाजा हम क्यों भुगतेंगे? इसलिए भुगतते कि हम एजुकेशन पे खर्चा नहीं करते हैं, हम रिसर्च पे खर्चा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज हमें बनी बनाई मिल जाएगी, पक्की पकाई मिल जाएगी। हमें जरूरत क्या पड़ी है कि हम बैठ के मारा मारी करें, और हम एक ट्रेडर्स नेशन बन गए। ये बात उदय कोटक ने भी कही। हम एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन या रिसर्चर नेशन बन ही नहीं पाए। यानी कि बनियागिरी करो, इधर से माल लो, ठप्पा लगाओ, आगे बेच दो। हमें क्या करना है बना के साहब? दिक्कत है ना उसके अंदर बहुत सारी। तो महंगाई का हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या दवाइयों के लिए एपीआई इंपोर्ट बंद कर दोगे? नहीं। क्या तेल बंद कर दोगे? नहीं। क्या खाने का तेल बंद कर सकते हो? नहीं। केमिकल डाइस बंद कर सकते हो? नहीं। क्या टनल बोरिंग मशीन बंद कर सकते हो? नहीं। मेडिकल इक्विपमेंट 90% चाइना से आते हैं, बंद कर सकते हो? नहीं। 90% इंजीनियरिंग गुड्स चाइना से आते हैं, बंद कर सकते हो? नहीं। सर क्या बंद कर सकते हो आप मुझे बताओ ना, कहां स्टॉप लगाओगे आप? सोना, सोना बंद कर दोगे, स्मगलिंग स्टार्ट होगी। अब तो उनके मजे आ गए बैठ के। तो हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। अंग्रेजी में एक कहावत है, पेनी वाइस पाउंड फुलिश। अभी कल एक खबर आई थी कि ताइवान ने भारत को टॉप कर दिया सब मार्केट कैप के अंदर। हम वो टची लोग हैं। टची मतलब कि हमें कोई बोले ना, हमने तो बिफर पड़ेंगे। हम किसी की तारीफ नहीं सुन सकते। खबर आ गई कि ताइवान का मार्केट कैप जो था 4.97 ट्रिलियन डॉलर हो गया, हम 4.92 पे रह गए। हमें तारीफ करनी चाहिए थी। तुहिन कांत पांडे साहब निकल के तुरंत बाहर आ गए। साहब जरूरत क्या थी साहब रिएक्ट करने की? टची लोग है ना, रिएक्ट करेंगे। नहीं नहीं, हाउ कैन यू कंपेयर ताइवान इकोनॉमी विद इंडियन इकोनॉमी? अरे बेवकूफ आदमी यार, स्टूपिड। ताइवान का एक्सपोर्ट 670 बिलियन डॉलर का एक साल का, पिछले साल का। हमारा 440 बिलियन डॉलर का है। कैसे कंपेयर करोगे तुम? नहीं नहीं, हमारी इकोनॉमी बड़ी डाइवर्सिफाइड है। मैंने कहा भी देखो कितनी कंपनियां हैं। तो ताइवान की 1000 कंपनियां ताइवान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, हमारी 5,500 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो क्या वो डाइवर्सिफाइड नहीं है? क्या उनको रोटी पानी नहीं मिलता वहां पर? और फिर मैंने सोचा कि उनकी इकोनॉमी कितनी है। हरियाणा के बराबर का राज्य साहब, छोटा सा देश साहब, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $42,000 का पर कैपिटा इनकम है उसका, 42,000 का। और जब कल की एक और न्यूज आती है कि ताइवान, जापान और कोरिया ने बम्बास्टिक रिटर्न दिया 5 महीने में। कोरिया ने तो टॉप ही कर दिया, $100 लगाया जनवरी में, तो साहब मई का एंड आते आते $200 हो गए। 100% रिटर्न। ताइवान ने 50% का रिटर्न दिया और जापान ने 30% का। इंडिया ने कितना रिटर्न दिया 5 महीनों में? -12%। -12% स्टॉक्स पे।
अब लोग कहते हैं कि वहां पे पैसा क्यों लग रहा है, क्यों लोग जा रहे हैं सारे, एक ही रीजन है साहब, एआई। दे आर इन्वेस्टिंग हैवी मनी इन एआई। हमने पैसा लगाना नहीं है, हमारे धन्ना सेठ आईटी वाले वो भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है। हम पहले आईटी के कुलीस थे, अब हम एआई के कुली बनेंगे या लेबरर बनेंगे या प्लम्बर बनेंगे, वही चल रहा है। हमें मुक्ति नहीं है साहब। हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट 40-50% बढ़ चुका है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ चुका है, तेल, हॉर्मुज ने हमारा तेल निकाला हुआ है, 20% ट्रक बाहर है। यानी कि हमने हिंदुस्तान में एक हॉर्मुज पैदा कर लिया, हॉर्मुज से 20% तेल बाहर हुआ, दुनिया में हाहाकार। 20% ट्रक बाहर हो गए, हमने इंडिया में हॉर्मुज बना लिया, इंडिया में हाहाकार। सप्लाईज नहीं है सर। आज मैं एक चीज बुक कराने गया तो ई कॉमर्स पे, तो देखा फॉर 3 days इट विल रिमेन, स्टोर्स विल रिमेन क्लोज्ड। बड़ी वेबसाइट है। यस, कभी सोचा क्यों है ये? बिकॉज देयर आर नो सप्लाईज। सप्लाईज क्यों नहीं है? क्योंकि 20% ट्रक वहां पे नहीं है साहब। 20% ट्रक, उनकी कॉस्ट बढ़ गई क्या इतनी? डीजल की 8 रुपए के हिसाब से नहीं साहब, वो डीजल की कॉस्ट नहीं है, उनके कंपोनेंट्स महंगे हो गए 40-50%, उनके टायर्स महंगे हो गए 20-30%, उनकी रनिंग कॉस्ट महंगी हो गई 20-30%। और बाकी अगर मॉडर्न ट्रक नहीं है तो आप दिल्ली एनसीआर में घुस नहीं सकते, वहां पे ग्रीन सेस लगता है, वहां पर टैक्स लगता है, पुलिस वाले लूटने को बैठे हैं जगह जगह। हर 100 किलोमीटर क्रॉस नहीं होता है, टोल टैक्स वाला आ जाता है। कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि वो एफर्ड ही नहीं कर सकते, और ड्राइवर क्लीनर के पैसे अलग से। 22 लाख स्किल्ड ड्राइवर की शॉर्टेज है इंडिया में, जो उनको मिलते नहीं। तो जो मिलेंगे वो कहेंगे नहीं जी हम तो 30,000 में नहीं चलाएंगे, हम तो 40,000 दो, हमको बेचारे को देना पड़ता है। अब बेचारे 10 साल में कहते हैं कंडेम कर दो, स्क्रैप कर दो ट्रक को, डीजल का है। एक आदमी लोन लेता है, 10 साल में चुकाता है उस लोन को, और 10 साल गुजरते कहते स्क्रैप में डाल दो। आप क्यों किल करना चाहते हो इंडिया की इकोनॉमी को भाई? क्यों मारना चाहते हो? जस्ट बिकॉज यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्हें ट्रक बेचने हैं, क्योंकि तुम उसको स्क्रैप नहीं करोगे तो ये हो जाएगा जी। सो यू वांट टू किल देम, यू वांट टू किल द कॉमन मैन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है संजीव भाई, लंबा रबड़ खींच देते हैं। एक लिमिट के बाद ना हर चीज काम करनी बंद कर जाती है, हर जो आपका एक्शन है वो काम करना बंद हो जाता है। अब हम उसी स्टेज पे आ गए हैं कि अब जितना आप कर लो, उसके बाद फिर ट्रक वाले कहेंगे छोड़ो ना यार, चलाने से क्या फायदा, खड़ा रहने दो 2-3 महीने ऐसे, मैं आराम से बैठ के रोटी खा लूंगा, जो पड़े पैसे उसको मैं गुजारा कर लूंगा, बाकी देखेंगे क्या करना है। बिकॉज यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस वन। इन्होंने कहना कि भाड़ा बढ़ा दिया मैंने, तो कंपनी कहती है मैं भाड़ा दे नहीं सकती, नहीं दे सकती तो ट्रक खड़ा है। कभी आपने सुना है इंडिया में 20% ट्रक खड़े हैं एक हफ्ते से साहब? 20% ट्रक खड़े हैं एक हफ्ते से साहब, खाली खड़े हैं। ऐसा नहीं कि माल नहीं, माल नहीं है। बिना हड़ताल, देश में कोई हड़ताल नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है। ये हॉर्मुज है, हमने हॉर्मुज पैदा कर दिया। और 10 दिन 15 दिन रुक जाओ, 20% और चले जाएंगे हड़ताल पे, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव ए एक्यूट सप्लाई सिचुएशन क्राइसिस इन दिस कंट्री सर। एक्यूट। पैसे होंगे, मैं खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि सप्लाई नहीं है सर। तो दोनों साइड से मर गए ना। यानी कि पैसे हैं, मैं खर्चना चाहता हूं, लेकिन सप्लाई नहीं है मेरे पास, और दूसरी साइड में मेरे पास पैसे नहीं है। अब कल का एक मैंने एपिसोड रिकॉर्ड किया, भारत में सबसे ज्यादा जो लोन बढ़ा है वो गोल्ड के अगेंस्ट बढ़ा है। 19 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, और उसके ऊपर अब आरबीआई की चिंता आ गई निकल के। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग अपना सोना गिरवी रख के अपने डेली एक्सपेंस के लिए साहब सोना गिरवी रख के लोन ले रहे हैं साहब। साहब इतना हाउसिंग लोन नहीं जा रहा, व्हीकल लोन नहीं जा रहा, पर्सनल लोन नहीं जा रहा। 50% का इंक्रीज एक साल में हो गया गोल्ड लोन के अंदर। आप समझ नहीं पा रहे हो कि हम कितनी गुर्बत में हैं, कितनी गरीबी में हैं, हम कितनी परेशानी में हैं, लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं साहब। आरबीआई की चेतावनी आई कि द सर्जिंग गोल्ड लोन्स आर हेडिंग टुवर्ड्स ए नेशनल क्राइसिस एंड इट हैज टू बी डेल्ट विद। यानी कि नीचे कैंसर हो चुका है, हम क्रोसिन देके कैंसर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर इनटू ए डेजर्ट स्टॉर्म राइट नाउ। हम एक तूफान के अंदर फंस चुके हैं, और हमें नहीं मालूम हमें कोई बाहर निकाल सकता है और या नहीं। क्योंकि जो हमारी गाड़ी चलाने वाले जो पायलट है ना, सारे के सारे जो बैठे ऊपर टॉप पे, वो सारे के सारे एक किस्म से नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, और उनको इकोनॉमी की रत्ती भर समझ नहीं है, मैं आपको बताऊं। और उसके चक्कर में
हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हमें भी ले डूबेंगे, और उनके हवाई जहाज तो चलते रहेंगे, लेकिन हम मरने के लिए तैयार रहें तो अच्छा है। यहां से स्थितियां मुश्किल भरी होंगी। दर्शक सारे हमारे तैयार रहें, ये सुनामी और बड़ी होने जा रही है। नहीं, आप मैं इसलिए आपको बीच में टोका नहीं, कई सवाल थे, कुछ मेरे उसके जवाब आ गए, मैं पूछना मुझे लगा कि वो फ्लो ना तोड़ूं। आखिरी सवाल छोटा सा, क्योंकि 29 मिनट लगभग हो रहे हैं और मैं चाहूंगा आप 1-2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट जितने में खत्म करें। दो चीजें मैं चाहूंगा, तो डॉलर वाला जो मसला है शायद 100 टच कर जाएगा, कुछ ही समय लगेगा। इसको लेकर जो है, इसमें सर बार बार ये कहा गया कि ये जो मिडिल ईस्ट है, और इसको इसको कई जिम्मेदार अब ठहरा रहे हैं, और एक वही है, वो मोदी है जो कहते थे कि डॉलर गिरता है तो फिर इज्जत गिर जाती है, और क्या क्या कहा था जब उस दौर के प्रधानमंत्री जी को। और दूसरा सर, जो आपने पूरा कहा, इसमें एक निचोड़ क्या होगा कि गृहिणी जो है, कितना भार उसकी रसोई पर आ चुका है, और आगे क्या आप देख रहे हैं, यहां लाके समझ करूंगा दोनों पे छोटी छोटी टिप्पणी। रुपया, मैंने 12 साल को स्टडी किया पूरा, और मैंने 2013-14 का आंकड़ा उठाया। पहले हर साल का उठाया मैं पूरा रिसर्च करके आता। तो मैंने पाया कि इकोनॉमी का भी एक साइज होता है, और इकोनॉमी के साइज को हम बिलियंस ऑफ डॉलर में नापते हैं। एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। अगर मैं कहूंगा जी मेरी इकोनॉमी इतने लाख करोड़ की रुपए में है और उसकी इतने लाख करोड़ युआन में है, तो कंपेयर नहीं कर पाते ना। पैमाना तो एक ही होना चाहिए ना, या तो मीटर बोलो या लीटर बोलो, जो बोलना है सबको, पैमाना एक ही होना चाहिए नापने का, ताकि उस पैमाने पर हम सबको नाप सके। तो साहब, मैंने ये पाया कि मनमोहन सिंह के टाइम में हर 1000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लेवल पर जो हमारी है, हर 1000 बिलियन डॉलर के ऊपर हमारी इकोनॉमी के अंदर 6.6 लाख करोड़ का कैश था। और उस टाइम ये कैश फुल इकोनॉमी थी, कैश फुल, कैशलेस इकोनॉमी नहीं थी। तब तक यूपीआई नहीं आया था साहब। ये पेटीएम और ये बाद में जो चीजें आई है ना, ये सब नोटबंदी के बाद आई हैं। जीपे, फोन पे, जो भी आया है। 6.6 लाख करोड़ का कैश था इंडिया का, हर 1 बिलियन डॉलर में। 2013-14 में इंडिया में 13 लाख करोड़ का कैश था टोटल। ये आरबीआई के फिगर्स है साहब। इसका मतलब है कि 2000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी जब मनमोहन सिंह गए हैं। 2 ट्रिलियन डॉलर की इंडिया की इकोनॉमी थी, मोटा मोटा, और 13 लाख करोड़ का कैश था। तो हर 1000 बिलियन के ऊपर हमारा 6.6 लाख करोड़ था। यहां से 2016 से एक नई स्टोरी आ जाती है। 2016 तक आते आते मोदी जी ने 3 लाख करोड़ ऐड कर दिया था उसमें। 13 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ पे कैश आ गया था हमारा साहब। मोदी जी कहते हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। तो मुझे लगा भी ये 16 लाख करोड़ कम होकर 10 लाख करोड़ हो जाएगा, अच्छी बात है, तो सब कुछ कैशलेस होगा इंडिया में। लेकिन साहब, मोदी जी ने जो कहा उसका उल्टा किया और कैश बढ़ाते चले गए। और कैश बढ़ाते बढ़ाते ऐसा हो गया कि अब हम 43 लाख करोड़ के कैश में हैं। 13 लाख करोड़ से हम 43 लाख करोड़ पे आ गए। अब टोटल अगर देखता हूं, मनमोहन सिंह का 1000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के ऊपर 6.6 लाख करोड़ का कैश था, और अब 3600 बिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, तो हर 1000 बिलियन डॉलर के अब हमारा 12 लाख करोड़ का कैश है। यानी कि मनमोहन सिंह के टाइम में पर 1000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में जितना कैश था, अब उससे डबल कैश है सर। तो हमने कैशलेस बनाया या कैशफुल बनाया? यहां से आपको आंसर मिलता है। पहले के जो 8 साल है, वहां पर रुपया डॉलर के मुकाबले 1.33 हर साल, हर 1 लाख करोड़ पे टूट जाता है। आप 1 लाख करोड़ मार्केट उसमें डालते हो, मार्केट में कैश में, रुपया 1 रुपया 33 पैसे टूट जाता है। फिर 1 लाख करोड़ डालते हो, 1 रुपया 33 पैसे डॉलर के मुकाबले टूट जाता है। पिछले 4 साल में हमने बहुत सारे पैसे डाल दिए। पिछले साल तो 5 लाख करोड़ डाल दिए कैश हमने, क्योंकि मोदी जी को आरबीआई का डिविडेंड ज्यादा चाहिए। अब वो आएगा कहां से साहब? तो 5 लाख करोड़ डाल दिए, 3 लाख करोड़ ले लिए उनसे। पिछले 4 साल में हर 1 लाख करोड़ के एडिशन के ऊपर हमारे करेंसी 1 रुपया 50 पैसे टूट गया डॉलर के मुकाबले। 1 रुपये 50 पैसे, जो पहले 1 रुपये 33 पैसे होता था। इसका मतलब रुपए के डेप्रिसिएशन की रफ्तार तेज होगी। अभी 43 लाख करोड़ है। अगले साल तक अगर 47 लाख करोड़ हो जाएगा तो साहब 4 लाख करोड़ है। फार्मूला बड़ा क्लियर है साहब। 4 लाख की जगह आप सोच लो कि कम से कम नहीं तो 5-6 रुपया टूट जाएगा, हम 102 पे खड़े होंगे साहब। मैं आपको लिख के कहता हूं 101 पे खड़े होंगे। अब सिंपल फॉर्मूला, सब कुछ रह ही नहीं गया इसके अंदर। दूसरी बात की, क्या क्वेश्चन गृहिणी का कुछ किया था आपने? मैंने वही कि उनके ओवरऑल अगर हम देखें तो जो उनके ऊपर जो उस रसोई की
मतलब कह लीजिए थोड़ा हम जो सरल भाषा में कि उनकी बैंड बज गई है उस पूरे उनके बजट और सब। एक बहुत छोटा सा उस पर आपका अंतिम नोट। गृहिणी तो बेचारी मरी पड़ी है। मैं एक प्रोग्राम में था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, वो कहते हैं कि सरकार के पास, बड़े बड़े वहां पे लोग थे उसमें, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो पास ऑन कर दे जो हमारा बोझ सरकार के ऊपर पड़ा है सारा का सारा, कि सरकार के पास अब वो सामर्थ्य नहीं बची कि उसको सहन कर सके। तो मुझसे पूछते हैं कि आपका क्या कहना है, क्या रास्ता है। मैंने कहा देखिए, ऐसा सरकार की सामर्थ्य नहीं बची, और हमारे भारत के लोगों की, गरीब लोगों की सामर्थ्य तो इतनी ज्यादा है साहब, जितना बोझ चाहो लाद लो सब। हम तो वो गधे हैं साहब जिसके ऊपर जितने आपको बोरियां लाद लो सब, हम सारा बोझ सहन कर सकते हैं। आपने ये कैसे समझ लिया कि सामर्थ्य सिर्फ आपकी नहीं है और भारत की जनता की सामर्थ्य है? वो कहते हैं ये तो क्वेश्चन आपने पहली बार निकाला। मैंने कहा बात पहली बार की नहीं है और आखिरी बार की नहीं है। आपने कभी हमारी सामर्थ्य के बारे में सोचा कि हम कितना सहन कर सकते हैं? आपने कभी गृहिणी की सामर्थ्य के बारे में सोचा कि वो बेचारा कितना सहन कर सकती है? कि अभी 2 चम्मच घी डालती है तो अब 1 चम्मच घी डालेगी। वो सोचा कि अगर वो आधा चम्मच हल्दी डालती थी अब चुटकी भर डालेगी। अगर उसमें मिर्ची इतनी डालती थी अब उससे कम डालेगी। पहले अगर 200 ग्राम सब्जी बनाती थी अब 150 ग्राम सब्जी बनाएगी वो। और जो सब्जियों का नया आंकड़ा आया, जो कल भी एक पूरा का पूरा एक सर्वे आ गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है, कि भारत सरकार के जो सर्वे के मुताबिक इंडियंस की थाली के अंदर सब्जी और दाल खत्म हो गई, सिर्फ चावल और रोटी रह गई उसके अंदर। दूध भी खत्म हो गया, मच्छी भी खत्म हो गई, मीट खत्म हो गया, अंडा खत्म हो गया, क्योंकि ईद के भाव ज्यादा बढ़े नहीं गेहूं चावल के, लेकिन सब्जी कट हो गई, दाल कट हो गई, दूध कट हो गया, मक्खन कट हो गया, दही कट हो गया, छाछ कट हो गई, मीठा भी कट हो गया। तो साहब उसकी थाली तो कट होगी ना पूरी की पूरी आपकी। अब ये कट कौन कर रहा है साहब? ये गृहिणी कट कर रही है, क्योंकि गृहिणी के पास इतने पैसे नहीं है कि आपको 200 ग्राम सब्जी खिलाए। उसके पास पैसे नहीं है कि वो 150 ग्राम दाल बनाए, वो 100 ग्राम दाल बना रही है। उसके बाद इतने पैसे नहीं कि अब आपको 2 अंडे खिला सके, वो कहेगी 1 अंडे से काम चला लूंगी मैं। ये गृहिणी की हालत है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि सरकार की अब इतनी सामर्थ्य नहीं, सरकार को तो पास ऑन करना पड़ेगा, हमारी सामर्थ्य बहुत है साहब। तोड़ दो हमारी कमर, हमें तो कमर वैसी टूटी पड़ी है, जहां 4 बोरी सर पे रखी 5वीं भी रख दो सर। एक मरा हुआ आदमी जो आर के लक्ष्मण का बाबूजी आदमी है, जो मर के चलता है और चुप रहता है और कुछ बोलता नहीं है, तो सरकारों को तो लगता है कि हमारी सामर्थ्य बहुत ज्यादा है और उनकी सामर्थ्य खत्म हो रही है। इससे ज्यादा और क्या जवाब दूं मैं सर? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो पूरा दृश्य है भयावह है, और आप जो दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, वो अति भयावह, अति भयावह हो जाने वाला है। इसलिए देश को तैयार रहना चाहिए, यही इसका सार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो मित्रों, आप सुन रहे थे दिनेश के बोहरा साहब को। उन्होंने जो बहुत खास पूरी इस चर्चा का अगर सार मुझे लगा एक लाइन में कहूं तो वो ये है कि आपके पास पैसा होगा लेकिन वस्तुएं उपलब्ध नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जो हमारी सरकार की नीतियां हैं उन्हें सब कुछ ध्वस्त कर दिया, और इस मुहाने पर हम खड़े हैं कि अब यहां से जो वापसी करना बहुत इतना जटिल, इतना कठिन, और अभी भी चेत नहीं रहे हैं। वो वही लफाजी या जो जुमलेबाजी जहां से मैंने शुरू किया था उसी में जुटे हुए हैं। आप इससे काम चलने वाला नहीं। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय, क्योंकि इतना मैं इसलिए बीच में नहीं उस फ्लो को तोड़ा कि दिनेश जी एक फ्लो में बताते जा रहे थे, मैंने कहा कुछ सवाल थे, वो सारे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। तो एक अच्छी सुंदर चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।